चलो सुनो, क्या क्या करेंगे आज हम लोग। देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो येलो हाईलाइटेड है ना, वही वही पढ़ेंगे। रेड वाला तुम लोग खुद से करना रीड, हाँ। क्या बोली? ठीक है, चलो यूनिट 1 से स्टार्ट करते। जितना देर होता है एक बार कोशिश करते, जितने देर भी हो। ठीक है, 3:30 पौने 4 तक तो क्लास ऑलमोस्ट चलेगा ही। लेट्स सी, देखते हैं कितना बज रहा है। 2:30 बज रहा है ना अभी। एक 1.5 घंटा में, 1.5 घंटा तो नहीं, मतलब वही 1 घंटा पकड़ लो, 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट, जितना होता है उतना करवाते हैं। उसके बाद कल तो पूरा रहेगा ही अपने पास। कल ही एनवीएस कंप्लीट हो जाएगा, फिर परसों इंग्लिश, क्योंकि 10 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम है ना। तो हाँ, कल ही एनवीएस कंप्लीट करा देंगे और परसों पूरा सिर्फ इंग्लिश ही होगा, 1 से 4। मोस्ट प्रोबेबली वही टाइमिंग पे होगा, क्योंकि इंग्लिश करने में वो भी नहीं होगा, क्योंकि स्टोरी पोयम है। और तुम लोग कब का की हो, इंग्लिश भूल भी गई होगी स्टोरी पोयम। 3 स्टोरी 3 पोयम है। तीनों 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 करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। स्टोरी करवाएंगे, ब्रेक देंगे 15-20 मिनट का, फिर पोयम करवाएंगे, क्योंकि वरना हो नहीं पाएगा एक ही बार में सारा। क्योंकि 3 स्टोरी करवाने में ही बहुत टाइम चला जाएगा। पोयम छोटे छोटे है, पोयम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कल ये एनवीएस कंप्लीट होके परसों बस इंग्लिश के लिए प्रॉपर रेडी रहना है। इंग्लिश करवाएंगे परसों। फिर 10 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम है तुम लोग का। 10 को एग्जाम दे के आओ। फिर 11 को ही तुरंत ईएनवीएस है ना। ठीक है, अच्छा है, आज और कल हो रहा है, याद रहेगा तब तक तुम लोग को कुछ, मतलब कुछ, हाँ, कुछ। इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, ध्यान देना, थोड़ा बोरिंग है। और यहाँ पे अपना कंसेप्ट थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जो इस पूरे पीडीएफ में क्वेश्चन हो वही आए, क्योंकि हर बार ईएनवीएस का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मतलब क्वेश्चंस अलग ही होता है, क्योंकि जनरल नॉलेज टॉपिक है ना, तो कहीं से भी कुछ भी उठा के उन लोग पूछ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं तुमको अपना जनरल नॉलेज लगा के ही लिखना पड़ेगा। कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। क्योंकि अब देखो, जो भी तुम लोग ईएनवीएस एसएसटी वगैरह तो पढ़े हो ना स्टार्टिंग में, तो मतलब बचपन में जो पढ़े हो उसी का एप्लीकेशन है, हाँ। पोल्यूशन चैप्टर तो बहुत इजी है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। फिर ठीक है। और जैसे कि एक नेचुरल रिसोर्सेज भी इजी है इसमें जो चैप्टर है। तो यूनिट मतलब ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा वही बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये सब चैप्टर्स जो है वो इजी है। तो हम लोग, मेरा काम है समझाना पढ़ाना। देखो ये सब क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस तो रहेगा, लेकिन हमेशा याद रखना, ईएनवीएस का पेपर तुम लोग ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि जो क्वेश्चन पढ़ के गए थे वही आ गया, ठीक है। ईएनवीएस हमेशा ऐसा पेपर ही आता है कि थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर का रहता है। तो देख के घबराना नहीं, अरे हम तो ये कुछ पढ़े ही नहीं थे। लिख के आना है, पेपर छोड़ना नहीं है। पूरा मार्क्स अटेम्प्ट करना है, सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कुछ भी लिखना है, लेकिन लिखना कुछ भी मतलब उस टॉपिक के रिलेटेड। उस टॉपिक के रिलेटेड जो नॉलेज है लिख दो, ब्लैंक मत छोड़ो बस। ठीक है, क्योंकि कुछ मार्क्स मिल जाएगा। अगर पूरा पेपर अटेम्प्ट रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। देखो पहला तो इंट्रोडक्शन है। Define environmental studies. So the word environment is derived from the French word environ, जिसका मतलब क्या होता है, surroundings, है ना। So environment का मतलब surrounding in which we are living, ठीक है। So environment is the Environmental Protection Act 1986 defined environment as the sum total of water, air and land, देयर इंटर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स एंड विद द ह्यूमन बींग्स। अच्छा, एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? जो सराउंडिंग में हम लोग रह रहे हैं, हाँ या ना। ठीक है। तो एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? सम टोटल ऑफ लैंड, एयर, वाटर, और उसका रिलेशनशिप एंड इंटर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स एंड विथ ह्यूमन बींग्स, अदर लिविंग लिविंग बींग्स एंड प्रॉपर्टी। क्लियर है? इंटर रिलेशनशिप मतलब इन दिनों के बीच में इंटर रिलेशनशिप, एयर वाटर लैंड एंड देयर इंटर, इनका इंटर रिलेशनशिप किसके साथ? ह्यूमंस के संग, जिन लोग उस जगह पे
रह रहे हैं, दैट इज ओनली इन्वायरमेंट, ठीक है। और इसी चीज का जो हम लोग इसको एकेडमिक फील्ड में लेके आया गया है, जहाँ पे लोग ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी इन्वायरमेंटल स्टडीज का डेफिनेशन बोलेगा तो क्या लिखना है, पहले इन्वायरमेंट क्या होता है वो लिखना है, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज इज दी मल्टी एकेडमिक फील्ड which systematically studies the human interaction with the environment. Clear? Next. वाई इन्वायरमेंटल स्टडीज, अच्छा इन्वायरमेंटल स्टडीज को हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ब्रांच का स्टडी नहीं है, इसमें हम लोग वेरियस ब्रांचेस ऑफ स्टडीज को पढ़ते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल साइंस, मेडिकल साइंस, लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, ये सब कुछ मिला के ये बनता है। तो इस वजह से इसको हम लोग मल्टी बोलते हैं। मल्टी मतलब जानते हो ना, जिसमें सबको मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि बिकॉज इट इन्वॉल्व स्टडीज ऑफ वेरियस ब्रांचेस, ठीक है। It is a science of physical phenomena in the environment. Environmental studies deals with the every issue that affects an organism. It is an applied science as it seeks practical answers to make human civilization sustainable on the Earth's finite resources. ठीक है? हो गया, समझ आया? Environmental studies क्या होता है? मेरा है। अली यार। सुनो यार, इधर सुनो। इन्वायरमेंटल स्टडीज और इन्वायरमेंटल स्टडीज को मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों बोलते, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था, ये दोनों 2 मार्क्स में आ सकता है। अच्छा, पहला बात तो पेपर देख लो। क्वेश्चन पैटर्न देख लो, ये ज्यादा समझना जरूरी है, ठीक है। 10 MCQ आएगा, 10 MCQ आएगा, 20 नहीं, 10। 10 MCQ आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। तो 10 मार्क्स वहां पे पूरा पूरी सिक्योर करना ही करना है, ठीक है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2-2 मार्क्स का, ठीक है। मतलब 2 × 10 हो गया 20 मार्क्स का, है ना। और फिर 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स का अटेम्प्ट करना, तो हार्डली हम लोग को कितना पॉइंट याद करना पड़ेगा कोई भी आंसर में? 5। 5 से ऊपर नहीं, ठीक है। तो हो जाएगा, हो जाएगा। ईवीएस डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बोरिंग है थोड़ा, थोड़ा वास्ट है, बट मतलब ऐसा नहीं है कि फेल हो जाओ, इजी है। 10 MCQ कर लोगे, ठीक है। 10 शॉर्ट क्वेश्चंस, 2-2 मार्क्स का, तो 2 × 10। और उसमें ऐसे ही ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ईएनवीएस क्या होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ऐसा। और ये तो 5 मार्क्स का जो है वो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा, तो हार्डली 5 पॉइंट लिखने वाला है, ठीक है। पेपर पैटर्न हम बताना भूल गए, सॉरी। चलो, 40 बिना पढ़े लिखे 40 आएगा, 50। नहीं देखो, अगर तुम बच्चे को पढ़ाए, छोटे बच्चे लोग को जिन लोग पढ़ाया हुआ है ना, उन लोग का ये सब चीज रिवीजन में होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबिलिटी, ये हम कितनी बार बताए हैं। सस्टेनेबल मतलब क्या हो गया? सस्टेनेबल वर्ड का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो, कंजर्व करके यूज कर रहे हो, इन ऑर्डर टू सेव दैट रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। सो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द ग्लोबल इकोसिस्टम्स टू सपोर्ट हेल्थ एंड वेलबींग नाउ एंड इन द future. Environmental sustainability is the practice of managing natural resources responsibly so that current needs are met without jeopardizing the ability. मतलब आप रिसोर्सेज को इतने अच्छे से इतने कंजर्वली यूज करो कि आपके नीड्स भी पूरा हो, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन के भी नीड्स को कुछ प्रॉब्लम, हाँ। विदाउट जियोपोर्टाइजिंग मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब कि फ्यूचर जनरेशन का रिसोर्सेज कम ना हो जाए, मतलब तुम अभी इतना वेस्टेज करके यूज कर दो कि आने वाले जनरेशन को वो रिसोर्सेज मिले ही ना। हाँ, वो एनिमल में वो वर्ड आता है जो तुम यूज किए, मतलब वो अब खत्म, अब नहीं है वैसा ही, मतलब रिसोर्स खत्म हो जाए, हाँ वही, नहीं वो भी वर्ड करेक्ट था।
ठीक है। इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच टू मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोटेक्टिंग। इतना लिखने का जरूरत नहीं, 2 मार्क्स पूछा, 2 पॉइंट लिखना, आगे बढ़ जाना, बस। ठीक है, क्लियर। पहला 2 पॉइंट जो लिखवाए ना, बस वही। अब देखो, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द future to meet their own needs. It indicates economic, environmental and social dimension to overall. बस ये दो, इतना ही 2 मार्क्स के लिए पहला पैराग्राफ, इनफ, क्लियर। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? 5 मार्क्स तो 5 पॉइंट। इंटरजेनरेशनल इक्विटी, इंश्योरिंग दैट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो यही मेन पॉइंट है ना, कि इंटर जनरेशनल, जनरेशंस बाय जनरेशंस जो लोग भी आ रहे हैं, उनके भी नीड्स को पूरा होना चाहिए, हाँ या ना? तो अगर फ्यूचर जनरेशंस का नीड पूरा हो, अगर कैसे हो पाएगा? अगर आप यहाँ पे संभल के मतलब यूज कर रहे हो, सेव कर रहे हो, कंजर्व कर रहे हो, तब। ठीक है। फिर इंट्रा जनरेशनल इक्विटी, ये था इंटर, ये है इंट्रा। इंट्रा मतलब प्रमोटिंग फेयरनेस एंड इक्विटी विद इन द करेंट जनरेशन, मतलब अभी के ही जनरेशन में जो अभी के लोग हैं। तो होता है ना, कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल को बहुत कुछ मिल रहा है, किसी को तो कुछ ही नहीं मिल रहा है, अभी भी है। इंडिया में कुछ पार्ट में देखो अबंडेंस है पानी का, कोई कोई में पानी के लिए उन लोग को तरसना पड़ता है, एक एक बाल्टी उन लोग पानी है। हमारे ही कंट्री में है, करेंट जनरेशन में ही है। तो ये इक्विटी भी मेंटेन करने के लिए है ये। फिर कंजर्वेशन, ये तो पता ही है, बायोडायवर्सिटी और इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, मेंटेनिंग द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑफ अर्थ को, सबको मेंटेन करने के लिए, क्लियर। और देखो, 5 पॉइंट करना है। हम्म। ये देखो, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी मतलब प्रिवेंटिव एक्शन लेना, ताकि आगे जाके, बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, वही वाला चीज, मतलब आप पहले ही प्रिवेंशन कर लो, ताकि वो चीज, वो दिन आपको देखना ही ना पड़े। ठीक है। तो 5 पॉइंट करना है, हम क्या बोले, 5 मार्क्स मतलब 5 पॉइंट, बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट आते हैं, हम तब भी 6 मार्क करवा दिए, 6 में से कोई भी तुम 6 भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या होता है, और कोई भी 4 डेवलपमेंट गोल बताना है रिलेटेड टू द एजेंडा टू 2030। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आर सेट ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स। कौन एस्टैब्लिश किया था? यूनाइटेड नेशन। कब किया था? 2015, एज अ पार्ट ऑफ 2030 एजेंडा। मतलब इन लोग 2030 तक का एजेंडा बनाया था, कि 2030 तक मेरे को ये सारे गोल्स को अचीव करना। कितना गोल्स था? 17। ठीक है। उसमें से कोई भी 4 गोल आपको मेंशन करना है, और सबसे पहला यहाँ पे बोला मेंशन, क्या बोला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या, उसके बाद वो 4 गोल को मेंशन करने बोला। तो आप तो ये लिख दोगे कि क्या होता है। उसके बाद 4 गोल: नो पॉवर्टी, 2030 तक कोई पॉवर्टी नहीं होगा। हंगर, हाँ, हंगर नहीं होगा, जीरो हंगर। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एंड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। सही में 2030 आने भी वाला है। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज मिशन लाइफ? ठीक है, हमको लगता है और बिगड़ ही गया। मिशन लाइफ क्या होता है? मिशन लाइफ, देखो, मिशन लाइफ और लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट इज अ कैंपेन। क्या है ये? मिशन लाइफ, ऐसे बगल में ना कैंपेन लिख लो, ताकि याद रहे, जब भी पढ़ो तो ये कैंपेन है। क्या है? कैंपेन। ठीक है। दैट एम्स टू encourage people to live in a more sustainable and environmentally conscious way। ये कैंपेन लॉन्च कौन किया था? सीपीसीबी, दैट इज इंडिया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, in November 2021, and 20 at this 26th UN Climate Change Conference of Parties in Glasgow। The goal क्या है इसका? To inspire at least 1 billion people in India कि वो group action ले in order to protect and conserve the environment between 2022 एंड 2028। मतलब मिशन लाइफ इज एन कैंपेन, जो कि ये उसका एम क्या था? टू एनकरेज पीपल टू प्रिजर्व, मतलब टू कंजर्व गुड्स एंड टू बी मोर सस्टेनेबल, और ऐसे जगह पे रहना जहाँ पे जो मोर सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है। तो गोल यही था मिशन लाइफ का, ये गोल लिख देना, और कौन लॉन्च किया था वो लिख देना। हाँ, सेम। बाबा, हम तो वो करवा भी दिए। क्या नाम है उसका? सीवी। अच्छा,
ईएनवीएस भी हम अभी स्टार्ट ही किए हैं, 3-4 क्वेश्चन हुआ। पूरा नहीं होगा आज लेकिन। हाँ, आधा कल होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ईएनवीएस सैटरडे है तुम लोग का। परसों इंग्लिश होगा, याद रखना। परसों आना। जिन लोग इंग्लिश एकदम नहीं पढ़े हो उन लोग आ जाना स्टार्टिंग से। क्योंकि एक ही दिन में हम तीनों स्टोरी तीनों पोएम करवा के कंप्लीट करवा देंगे। परसों जरूरी है। हाँ, हो जाएगा मैराथन में, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, 3 स्टोरी 3 पोएम आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, तो यूएन में पैटर्न सुन लो एक बार पेपर का। 10 क्वेश्चन एमसीक्यू, 10 मार्क्स का एक एमसीक्यू, एक एक। हाँ, ईएनवीएस का पैटर्न है, 10 क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, एक एक मार्क्स का, तो 10 मार्क्स वो हुआ। 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चन, तो 20 मार्क्स वो हुआ। और 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो 50 हो गया। 20 20 40 10 50, ठीक है तो। हाँ, और तो मतलब 5 मार्क्स हाईएस्ट क्वेश्चन है, तो कितना पॉइंट्स याद करना है मिनिमम हम लोग को? 5। 5। हाँ, उससे ज्यादा नहीं है एनवीएस में। और क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्वेश्चन पेपर इसका ऐसे जो पढ़ रहे हो जरूरी नहीं है वही आ जाए। अपने से बना के लिखना है, थोड़ा सा अपना नॉलेज देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, वही है ही, ज्योग्राफी एसएसटी है ये, और क्या है। जैसे पोल्यूशन हो गया, फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, वही सब है इसमें। नहीं, क्लाइमेट नहीं है, नहीं नहीं। रिसोर्सेज है बस। आज ज्यादा तो होगा नहीं, आज 2 तक करवाएंगे। 2 बड़ा है लेकिन। अच्छा, 1 हमको लग रहा है कंप्लीट ही होने वाला, मिशन लाइफ करवाए ना। फिर उसके बाद हु कॉइन्ड द वर्ड सस्टेनेबल। कैसे हम लोग सस्टेनेबल, मतलब पहला चैप्टर बेसिकली देखो किसके ऊपर है, सस्टेनेबिलिटी के, ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्टडीज का डेफिनेशन क्या था वो पढ़े थे, ठीक है। और मिशन लाइफ क्या था वो पढ़े हैं पहला में। 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद यूनिट 2 है। एमसीक्यू हर एक के एंड में है, हम लोग डिस्कस करते हुए ही आगे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 10 मार्क्स का एमसीक्यू, अगर 10 राइट हो गया तो 10 मार्क्स तो वही मिल गया तुम लोग को। तो तुम लोग आगे पीछे से जुगाड़ोगे ना। Next, who coined the word sustainable development? The term sustainable development was popularized by Brundtland Commission, formerly known as World Commission on Environment and Development, WCED. The commission was chaired by, अच्छा who coined है तो नाम याद करना ही पड़ेगा, तो ये कर लेना, ठीक है। तो क्योंकि हो सकता है कि तुम लोग बाकी सब जगह में ये सब नाम को एक बार के लिए वो कर दो, बट अगर ऐसा ही क्वेश्चन ही आ गया कि कौन निकाला था, कौन ये वर्ड को लेकर आया था, तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। The concept was notably defined in 1987 report titled Our Common Future। इतना नहीं लिखना, 2 मार्क्स का पूछा है, पहला वाला लिख दोगे बस, उसके बाद नहीं कुछ, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, कैसे हम लोग लाइफस्टाइल को और सस्टेनेबल बना सकते हैं। स्टेट 5 ways ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेस इन द लाइफस्टाइल एज अ मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। कौन कौन है क्लास में? बार बार बोलते हैं फोन के नाम से नहीं आने। नाम लिखो। हर बार हम ये बोल बोल के थक चुके हैं। फोन के नाम से हटो यार, नाम लिखो अपना। निकालने का मेरे को यही बोला गया है, जो नाम से नहीं आएगा उसको रिमूव ही करना है। तो लड़की भी हो सकती है ना, तुम अपने ग्रुप में करोगे तो कैसे उधर तक जाएगा। लड़की ही है। थैंक यू। State 5 ways of bringing changes in the lifestyle as a move towards sustainability। 5 चेंजेस कैसे कैसे हम लोग सस्टेनेबल, अच्छा सस्टेनेबल मतलब क्या बताएं, मतलब आप अपने नीड्स को पूरा करो, बट आपको फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को भी ध्यान रखते हुए अपने नीड्स को पूरा करना है, ताकि आप रिसोर्सेज को सही से यूज करो, कंजर्व करो, ठीक है। तो पहला क्या है, हम लोग क्या किस किस तरीके से कर सकते हैं, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, ठीक है, ये तो बढ़ाना ही नहीं है, बचपन से पढ़ रहे हो। फिर अडॉप्ट
एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस, जैसे कि कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व करना, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करना जो इजीली रिन्यू हो जाता है, ठीक है, होम एनर्जी यूज करना, एलईडी लाइटिंग वगैरह जिसमें ज्यादा एनर्जी ना कंज्यूम हो, फिर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट यूज करना। सब कोई अगर अपना अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा तो एक ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग रहेंगे, ठीक है, तो इससे अगर इंडिविजुअली सब अपना अपना ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो और पोल्यूशन होता है, ठीक है। फिर कार पूलिंग शेयरिंग, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोल रहे हैं, जनरल नॉलेज है। नहीं याद भी करोगे तो खुद से कभी भी 5 पॉइंट लिख लोगे। नहीं लिख सकते हो। जैसे कि तुम रिड्यूस रीयूज रिसाइकल लिखे, इसको ऐसे जरूरी नहीं है 3 पॉइंट में लिखना, तुम अपना एक पैराग्राफ में 2 लाइन में लिख के नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, कोई 5 मार्क्स, हम क्या बोले, 5 वेज बोला है, 5 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो एटलीस्ट 5 पॉइंट लिखना है, 5 पॉइंट कोई भी लिखो। अरे पागल, ये एक ही में आएगा, उधर में 3 ऐसे दिया हुआ है, समझे। रिड्यूस रीयूज, अब एक जगह रिड्यूस, एक जगह रियूज, एक जगह रिसाइकल, नहीं, ये पॉइंट को कंसीडर करो, और उसके अंदर ऐसे सब पॉइंट मत देना, समझ आया। वो एक ही में मिला के लिख देना, वो चलेगा। जरूरी नहीं है कि एक के अंदर 3 पॉइंट लिखो फिर एक के अंदर, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, हेडिंग दे दिए, अडॉप्ट एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस, उसके अंदर मिला के लिख दिए कि वी शुड यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वी शुड कंजर्व रिसोर्सेज, तो देखो ना 2-3 पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएगा, समझ आया। फिर उसके बाद सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सीधे इसमें लिख दो कि मतलब कारपूलिंग शेयरिंग होना चाहिए ताकि इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट से पोल्यूशन ना हो, बस खत्म। फिर उसके बाद सस्टेनेबल फूड प्रैक्टिसेस को यूज करो, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाओ, फिर लोकल एंड सीजनल, फिर उसके बाद फूड वेस्ट को कम करो, कंजर्व वाटर रिसोर्सेज, ये तो सबसे इजी है, वाटर रिसोर्स को कैसे हम लोग कंज्यूम, वेस्ट नहीं। फिर ठीक है, यूनिट 1 हुआ कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू देखो, अभी जो जो पढ़ाए हैं वही सब भी है। द टर्म एनवायरनमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड एनवायरो, जिसका मतलब सराउंडिंग होता है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, दिया हुआ है। 4 भी दे सकता है, जितना भी दे आंसर तुमको करना चाहिए। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अच्छा ये भी हम लोग ऊपर पढ़े थे, हो सकता है ये एमसीक्यू में दे दे, है ना, हु कॉइन्ड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी की है, ठीक है। फिर ये कमीशन रिपोर्ट कौन से में आया था, अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट का नाम था, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना गोल था, 17, याद है, हम लोग पढ़े 5 है 17 गोल्स टोटल, ठीक है। फिर एजेंडा 2030 किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, अभी ऊपर पढ़े थे ना। हाँ, मिशन लाइफ वॉज अनाउंस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। फिर मिशन लाइफ वॉज अनाउंस्ड बाय पीएम, ये तो सबको ही पता है, और मिशन लाइफ 2021 में हुआ था, ठीक है। मिशन लाइफ स्टैंड फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये जो LIFE है, ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। इन एनवायरनमेंट स्टडीज, RRR किसके लिए है, क्लियर। यूनिट 2 में आओ, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, बट लेकिन ठीक है, ये बोरिंग भी है। इसके बाद वाला सारा इजी है, नेचुरल रिसोर्सेज, ये वो कल हम लोग यूनिट 2 ही तक हम जहां तक आज करवाएंगे, देखते हैं टाइम रहेगा तो और करवा देंगे। हाँ। हाँ, तो ये मॉड्यूल वाइज नहीं है, ये ऐसे ही है, पांचों है, मतलब इसमें 2 मॉड्यूल का नहीं, सीवी आज वाला क्लास कर लेना, क्योंकि ड्यूटीज करवाए हैं ना, जो कैसे एक ही आंसर पढ़ना है बस, उसमें कैसे क्या पढ़ना है आज हम क्लास में पूरा समझाए हैं। हाँ। सीवी, हाँ हाँ, सेम ही यहाँ पे भी वही है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी स्टार्टिंग में सेम ही इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, आर्टिकल 51A का। क्योंकि देखो, आएगा तो अगर कुछ भी पूछेगा लिखना तो तुमको सब पड़ेगा ना, 25 मार्क्स में क्या लिखोगे। एग्जैक्टली वही। अच्छा तुम ही हो क्या। हाँ, हम तो तुमको क्या बोले, तुम लोग करो ना ये मेहनत, थोड़ा सब हम ही लोग करें क्या। अब एक क्वेश्चन तो इतना तो पढ़ा दिया, अब एक क्वेश्चन तुम लोग आंसर फ्रेम कर लो फंडामेंटल ड्यूटीज का, और एक आंसर फ्रेम कर लो वैल्यूज का, बस। जो भी आए वही लिख के आ जाना है ऐसे जैसा। क्वेश्चन जो पूछा है वो लिखना है, और बाकी वो सब चीज लिखना है, ठीक है। वो तो तुम रटने का सोच रहे हो, वो तो बोले हम लिख के ले जाएंगे। फोन लेके कॉलेज में बैठोगे। अरे कॉलेज में होगा, हाँ। तुम्हारा कौन सा कॉलेज है, छोड़ दो। रहने दो।
कैसे? हाँ, निकालने हम भी पढ़े हैं, हम तो एमकॉम किए हैं उसमें से। हम्म। कभी नहीं, मेरा तो एग्जाम भी होम सेंटर पड़ता था ना, मास्टर्स लोग का होम सेंटर ही एग्जाम होता है। तो हम इंटरनल भी उसी में देते थे। सिर्फ एमकॉम किए हैं हम वहां से बस। हाँ, पिछले साल ही 2024 में ही तो पास आउट हुए हैं हम एमकॉम से। 25 26 अभी आया। फोन नहीं चेक करता है। हाँ, तुम लोग का? ए बाबा, तब तो ईवीएस में सब आराम से पास हो जाएगा, ये सब तो जनरल नॉलेज वाला चीज है। सेंटर, होम सेंटर में नहीं चेक होता है, कैसा कॉलेज है? अच्छा ही है तो फिर। अच्छा ही है, हाँ उमेश चंद, हाँ अच्छा है। उसका भवानीपुर पड़ा है। तुम लोग का तो एडमिट कार्ड ही नहीं दिया ना। मिल गया, कहाँ कहाँ पड़ा? हाँ, ये भी सही है। लेकिन तुम लोग पढ़ने लिखने वाले हो, तुम लोग पढ़ लिख के ही देना, चीटिंग मत करना। समझदार को इशारा काफी है। हाँ, अब चीटिंग करके। अच्छा। कैसा बात बोला है, आदमी मार्क्स देता है कैसे? लिटरली ऐसा ही होता है। मेरे को 2 3 दिन पहले ही कोई भवानीपुर का ही स्टूडेंट सेम 3 का मैसेज किया था, मैम देख लीजिए तो यही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मिनी निकलवाने जा रहे हैं। हम बोले टीचर से ऐसे बात कर रहे हैं, शर्म भी नहीं है? हम बोले हमको नहीं पता, हम जो जो पढ़ाए थे वो इंपॉर्टेंट बोलता है, शाम दाम दंड भेद करना पड़ता है मैम पास होने के लिए। बोले जो करना है करो, बाप रे। हम लोग कभी नहीं किए ये मिनी मिनी वाला काम, तो नहीं किया। हाँ, कभी ऐसा होता था कि एक दो क्वेश्चन नहीं आया तो आगे पीछे से इंसान पूछ लेता है थोड़ा सा, वो चीज किए थे हम। ना कभी लेके बैठे हैं, ना कभी हम लिख के ले गए हैं। बोर्ड्स में तो कभी, जी बोर्ड में तो हम वो भी नहीं किए थे, पूछने वाला काम भी नहीं। आईसीएसई था, हाँ हम भी आईएससी हैं। तुम लोग डब्ल्यू बी हो? मेरा भी। तुम लोग तुम लोग कोई दिक्कत नहीं। चल, चलेगा ना। हाँ चल जाएगा। व्हाट इज इकोलॉजी? चलो आ जाओ इसमें अब। इकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिवाइस्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल, अ जर्मन जूलॉजिस्ट। अच्छा, ये पढ़ लेना, क्यों? क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, है ना। फिर इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द एनवायरमेंट, एंड हाउ द ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड देयर एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब कैसे देखो क्या क्या आया, ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट, और कैसे ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स विद इन द एनवायरमेंट, हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, दैट इज ओनली नोन एज एनवायरमेंट, सॉरी इकोलॉजी। ठीक है। द मेन एम ऑफ इकोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड कि ये जो बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स है लिविंग थिंग्स का, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी ये दोनों क्या होता है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, इकोसिस्टम, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो सब है ना, सिर्फ लिविंग तो नहीं है, ठीक है। इकोसिस्टम कौन कॉइन किया था? एजी टांस ने। इकोसिस्टम का मतलब, इको इतना बार पढ़े हो, ज्योग्राफिक एरिया जहाँ एनिमल्स, प्लांट्स, अदर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वेदर कंडीशंस को भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ बबल ऑफ लाइफ। इकोसिस्टम कंटेन्स बायोटिक और लिविंग पार्ट्स, अबायोटिक नॉन लिविंग पार्ट्स, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वाले जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो इंक्लूडेड होंगे, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, सी, ठीक है। एंड मैन मॉडिफाइड इकोसिस्टम इंक्लूड्स एग्रीकल्चरल पैटर्न्स एंड पैटर्न्स ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल लैंड यूज। तो नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचुरली रिसोर्सेज है वो, और मैन मॉडिफाइड जो हमने बनाया है, ठीक है, वो क्लियर है।
इकोसिस्टम में दो पार्ट में हम लोग पढ़ लिए। अब आएंगे दो मेन कंपोनेंट इकोसिस्टम का। क्या है इकोसिस्टम का? बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब ऑल दी लिविंग फैक्टर्स, जो प्रोड्यूसर है वो, जो कंज्यूमर है वो, और जो डिकम्पोजर है, जो डिकम्पोज करता है, वो भी लिविंग फैक्टर में ही आता है। ठीक है। फिर उसके बाद अबायोटिक फैक्टर में क्या क्या? क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर एंड टोपोग्राफिक फैक्टर। ठीक है। बस यही पढ़ना था। इसमें दो मेन कंपोनेंट है, बायोटिक अबायोटिक, दोनों का एग्जांपल लिख देना, फ्लो चार्ट बना देना, बेस्ट। ठीक है। फिर देखो वही बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक नॉन लिविंग केमिकल, सॉइल, एयर, मॉइस्चर, मिनरल्स, ये सब। और बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग फैक्टर्स, दैट इज एनिमल्स, बर्ड्स, फंगाई, प्लांट्स, बैक्टीरिया, ये सब। क्लियर? प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? द प्रोड्यूसर्स आर दी, ही कॉमर्स वाला प्रोड्यूसर नहीं। द प्रोड्यूसर्स आर दी ऑटोट्रॉफिक एलिमेंट्स, मतलब जिन लोग खुद का खाना खुद प्रोड्यूस, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉप्स। यहाँ पढ़ा हुआ है, मतलब कुछ तो पढ़े थे तुम लोग। They use radiant energy of sun in photosynthetic process whereby carbon dioxide is assimilated. Photosynthesis process में क्या बाहर जाता है? तो उन लोग क्या यूज करते हैं? CO2। और क्या आउटकम देते हैं? ऑक्सीजन, है ना? सो वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिमिलेटेड एंड द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू chemical because they use sunlight, है ना? So the chemical energy is actually locked up in the energy rich carbon compounds. Oxygen is evolved as byproduct। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बता दिए, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है in the photosynthesis process. This is used in respiration by all living things, algae and hydrophytes of pond, grasses of the field, trees of the forest, ये सब प्रोड्यूसर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर्स, जिन लोग कंज्यूम करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, टर्शियरी होते हैं, क्वाटरनरी होते हैं। प्राइमरी मतलब हर्बीवोरस, जैसे कि रैबिट, काऊ। ठीक है, जिन लोग डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूम करते हैं, प्लांट खाते हैं मतलब जो। ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो लोग ऑमनीवोरस और कार्निवोरस, जैसे कि क्रो, डॉग्स, कैट, स्नेक्स, ये सब। जिन लोग प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है। टर्शियरी मतलब हो गया दे दीज ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सेकेंडरी, मतलब इन लोग के लिए ये लोग खाना है। समझ आया? एग्जाम्पल लायन, टाइगर, चीता। फिर क्वाटरनरी हो गया, दीज ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द टर्शियरी, ये इन लोग के लिए, जैसे ईगल विच कंज्यूम्स अ स्नेक, दैट कंज्यूम्स अ फ्रॉग, दैट कंज्यूम्स अ फ्लाई। डिकम्पोजर्स लोग कौन होते हैं? रिड्यूसर्स लोग, जैसे कि तुम्हारा इसमें होगा ना, जो लोग ब्रेक डाउन करते हैं डेड मैटर को, मरा हुआ अगर वो है तो उसको फिर डिकम्पोज होता है ना वो पूरा। हाँ। ठीक है। डिकम्पोजर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम दैट आर फंगी एंड बैक्टीरिया। क्लियर? उन लोग को अपना न्यूट्रिशन उसी चीज से मिलता है जिससे उन लोग डिकम्पोज कर रहे हैं। क्लियर? और इन लोग का जरूरत भी है, नहीं तो फिर तो कुछ डिकम्पोज ही नहीं होगा, तो सब तो वेस्टेज ही रहेगा पूरा। डिकम्पोजर्स लोग बहुत, दे आर कॉल्ड द रिड्यूसर्स, जो हमारे वेस्ट को कम कर रहे हैं। और जो डिकम्पोज नहीं होता है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक। इसीलिए प्लास्टिक को वो चाहे, मतलब डिकम्पोज वो होता ही नहीं, तो सोचो वो वेस्ट कितना है, कहाँ जाएगा? जलाओगी तो पोल्यूशन। ठीक है, और उससे बहुत तगड़ा पोल्यूशन होता है प्लास्टिक से। अब आएंगे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। अच्छा, इकोसिस्टम समझ आ गया ना क्या होता है? इन्वायरमेंट जहाँ सारे रिसोर्सेस एक साथ मिलके हैं, ठीक है, और जिसमें बायोटिक अबायोटिक दोनों है। तो फ्रेश वाटर मतलब वाटर के अंदर का। हाँ ठीक है। तो मतलब इट इंक्लूड्स क्या क्या आ जाएगा इसमें? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वाटर बॉडीज दैट आर नॉट सॉल्टेड। मतलब सॉल्टेड क्या होता है? सी, ऐसी, हाँ वही। ठीक है। तो 3% ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश, 2.5 ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर इज अनअवेलेबल, क्योंकि वो ग्लेशियर्स में है। तो सिर्फ कितना है? 0.5%। ठीक है, सिर्फ 0.5 मतलब 0.5% ही हम लोग के लिए अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर। ठीक है। हाँ, वो भी पोल्यूटेड ही है, तभी तो हम लोग को फिल्टर अलग से करके, फिर ऑलरेडी वो फिल्टर होके आता है म्यूनिसिपैलिटी के पास से, फिर तभी भी हम लोग को उसको फिल्टर करके पीना पड़ता है, ऐसे नहीं पी सकते हम लोग। ठीक है। फिर देखो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ दिस इकोसिस्टम: लोटिक, लेंटिक, वेटलैंड्स। लोटिक मतलब क्या हुआ? वाटर बॉडीज ट्रेवल्स इन ओनली वन डायरेक्शन, वो एक ही तरफ बह रहा है। ठीक है।
जैसे रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, रिवर एक जगह से चालू होता है, वो उल्टा जाता है क्या? वो एक ही जगह एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेंटिक है स्टिल, जो फ्लो नहीं करता, तालाब पॉन्ड, ठीक है, वो क्या इधर उधर फ्लो करता है? नहीं, वो एक जगह स्टिल है। वेटलैंड्स हो गया, देखो जहां पे देखना तालाब वालाब के पास में से जो सैचुरेटेड एरिया रहता है, मतलब लैंड जैसा ही बट उस पे पूरा ग्रीन ग्रीन रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं दैट रिमेन्स वेयर द सॉइल, वहां पे सॉइल बहुत ज्यादा रिच रहता है, ठीक है, फर्टाइल। सॉइल्स रिमेन सैचुरेटेड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड, सॉइल एंड वाटर आर सो क्लोज टुगेदर, वेटलैंड्स आर हाईली प्रोडक्टिव। क्लियर? तुम लोग को टाइम मिल गया अकाउंट्स के लिए, तो प्लीज अकाउंट्स कर लेना अकाउंट्स में, वरना फेल हो जाओगे नहीं करोगे तो। हाँ, मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है अकाउंट्स, तब भी मेरे को तुम लोग के लिए डर लगता है, पता नहीं क्यों। पार्टी। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। मतलब यहाँ अभी बिरयानी का तुम लोग सोच रहे हो, पढ़ लो पहले। हाँ, पास हो सब में। तब भी। हाँ, एक महीना ऑलमोस्ट मिल गया, ऑलमोस्ट। ये इसी टाइम पे एग्जाम होगा तुम लोग का, मई में मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 4 को। बहुत अभी ना, एडमिशन छोड़ो, सोचो ना तुम लोग अभी सेम वन में ही, अभी और नया बच्चा लोग भी सेम वन में आ जाएगा, क्योंकि मई में रिजल्ट निकलेगा 12th का। फिर उसके बाद उन लोग भी एडमिशन लेंगे, उन लोग भी फर्स्ट ईयर में, तुम लोग भी फर्स्ट ईयर में। कैसा? क्या? नहीं, नहीं देगा ये तो। वैसे भी याद रखना, इवेंट सेमेस्टर छोटा होता है सारा, सेम 2 4 6, सारा जितना इवेंट सेमेस्टर्स होता है ना, सब छोटा ही होता है। ऑड सेमेस्टर्स लंबा होता है। सोचो इतना फालतू खींचा है तुम लोग का, 6 महीना वाला सेमेस्टर को इतना खींच दिया, जबकि 4 महीना में ही एग्जाम हो जाता है। एजुकेशन सिस्टम नहीं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी ये बोलो। इसीलिए बोल रहे हैं बैक मत लगवाना, बैक लगा ना सीयू रुला देता है एकदम। पढ़ लेना। और सेम 1 इजी भी है, सेम 2 सेम 3 में जाओगे तो तब भी इंसान सोचता है कि टैक्स वैक्स आता है जब, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सेम 1 में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, सब कुछ 12th का, अकाउंट्स में तो पूरा 12 11 12, हाँ। 11 12 मिला के ही है, रेक्टिफिकेशन 11 में था, फाइनल अकाउंट्स भी 11 में था। 12, हाँ हाँ, 12 का तुम लोग का कॉर्पोरेट अकाउंट्स आएगा सेम 4 में। हाँ, नहीं आएगा क्यों नहीं, कॉस्ट और टैक्स नया होगा तुम लोग के लिए। सेम 2 वहां भी नहीं लगा है, नहीं बताएंगे। नहीं, पहले ये पढ़ो। ये सब तो सेम रहेगा, मतलब इंग्लिश भी रहेगा, ईएनवीएस भी रहेगा। हाँ हाँ, ईएनवीएस भी रहेगा, और ईएनवीएस सेकंड सेमेस्टर का और बोरिंग है, ये तो तब भी अच्छा है, एकदम गंदा। सीवी नहीं रहेगा, सीवी की जगह और एक सड़ा सा सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज, या फिर एक और, एक 2 3 ऑप्शन है उसमें, जिसका स्कूल जो दे, स्कूल सॉरी कॉलेज। और तुम लोग को यहाँ पे स्कूल बोलते हैं, जब हम घर जाके स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन लोग को कॉलेज बोलते हैं। मेरे यही प्रॉब्लम होता है बोल। और तुम लोग का फिर क्या रहेगा, सेम 2 में कॉस्ट रहेगा। नहीं, और क्या क्या है अभी बोलो तो। ईडी पीपीएम है ना, तो उसके उसके जगह पे भी है कुछ, भूल गए हम लेकिन। हाँ वही, अभी बहुत टाइम है। पास होने का तो रिजल्ट बहुत बाद में आता है, सेम 2 का क्लासेस, तुम लोग का एग्जाम खत्म होगा सेम 1 का, सेम 2 स्टार्ट हो जाएगा। और सिर्फ वो पेपर करना पड़ेगा जो इसमें फेल हुए हो। पास नहीं, बैक लगाता रहता है। फेयरवेल का बात नहीं है, डिग्री नहीं देगा। डिग्री तुमको नहीं मिलेगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो डिग्री मिलता है वो नहीं देगा, जब क्लियर कर लोगे और जिस साल में क्लियर करोगे वो ईयर लिख के देगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को पता चल ही जाएगा कि तुम चालू किए थे कब और खत्म किए कब।
वही हम इन लोग को बोल रहे थे। ये बाबा। 2022 में हम एमकॉम स्टार्ट किए थे। 2022 में मेरा बीकॉम खत्म हुआ था। 19, 19 से 20, 20 से 21, 21, हाँ 19 में बीकॉम चालू किए थे। हाँ, ऊपर से हम जेवियर्स के स्टूडेंट थे। हाँ, हम लोग पूरा क्लास करते थे, नहीं 1.5 साल हम कॉलेज गए थे। हाँ, 1.5 साल हम कॉलेज गए थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन लग गया था तो घर पे क्लास होता था तो लैपटॉप में करना पड़ता था। वो कंपलसरी था, लेकिन वो बोलने का बात था लॉकडाउन, लेकिन हम लोग पूरा ही क्लास किए थे और एग्जाम भी दिए थे घर में ही बैठ बैठ के। फिर लास्ट में खोला था, थर्ड ईयर में जब थे तब खोला था। फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर गए थे कॉलेज, थर्ड ईयर के एंड एंड के लास्ट सेमेस्टर में। बाकी टाइम तो CBCS था, हाँ। सेम 1, सेम 2, सेम 3, हाँ वैसा ही था। लेकिन सेमेस्टर वाइज ही था। 6 सेमेस्टर था, जिसमें से पहला दो। हाँ, अरे तुम लोग क्या, अभी ये उन लोग थर्ड ईयर में जाने भी वाले हैं। वैसे तुम लोग बहुत आगे चलते हैं, बहुत आगे, जैसे कि तुम लोग अभी सेम 1 भी नहीं दिए ना, उन लोग का सेम 2 होने वाला है। जेवियर्स में, हाँ CU बहुत पीछे चलता है, देखा जाए तो उन लोग प्रॉपर 6 महीना फॉलो करता है। ऑटोनॉमस है। हाँ, पैसा भी, पैसा तो लेता है नो डाउट, बहुत ज्यादा। जब हम थे, जब क्या बोल रहे हो, जब हम थे ना इवनिंग में, मेरा तो क्योंकि गर्ल्स उसमें इवनिंग है, कोएड है, जब हम थे जेवियर्स में तो क्वार्टरली, क्वार्टरली 3 महीना का 28,000 लगता था। 3 महीना। तुम लोग 6 महीना का देते हो, 26, 28, भवानीपुर वाले लोग। एडमिशन लिया है ना तो अब वो, हाँ वो 26, 28 ही लेगा। पता, सोचो हम मेरे टाइम का हम जेवियर्स का बताएं, अभी जेवियर्स तो और ऊंचा ले रहा है। 2 साल पुराना कैसे, 2 साल पुराना तो हम भवानीपुर में थे। हम 5 साल पुराना बात बोल रहे हैं। हाँ। हाँ, ऑटोनॉमस है, तुम्हारे नाम के आगे ब्रांड लग रहा है। जेवियर सुनते ही तुमको सब ऐसे बुलाएगा। आओ। टफ नहीं, उल्टा CU से इजी है, क्यों? क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाता है, क्लास में जो पढ़ाता है, एग्जाम में वही आता है, ऑटोनॉमस है तो। तुम लोग के कॉलेज में जो पढ़ा रहा है वो नहीं आ रहा है, क्योंकि CU पेपर बना रहा है, वहां पे तो वही पेपर बना रहा है और वही चेक कर रहा है और वही पढ़ा भी रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, चेकिंग भी अच्छा रहता है। पेपर टफ आता है, क्योंकि पेपर टफ देगा क्योंकि तुम ऑलरेडी जो तुमको पढ़ा रहा है वो चीज तुमको पता ही है, तो पेपर इजी नहीं देगा। य- यही हम लोग के लिए इजी था उसमें। फिर जब हम एमकॉम करने CU में आए ना तो मेरा माथा घूम गया एकदम, क्योंकि वो कुछ और ही था, ये कुछ और ही है। हाँ, मेरा 12 में 96 आया था। हम्म। ज्यादा ये सब एक्सक्यूज है बोलने का, सारा लड़का लोग बस यही सब करता रहता है, बिना पढ़े इतना लाए, तुम तो पढ़ के भी इतना लाई। हम्म। इधर आओ। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट इकोसिस्टम इज द सन। ठीक है। सो एनर्जी फ्लो कैसे होता है? एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस वाया द फूड चेन एंड फूड वेब। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, प्लांट्स है प्रोड्यूसर्स, उन लोग सनलाइट अब्सॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फिर उसको उन लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं केमिकल एनर्जी में इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। दिस एनर्जी स्टोर्ड इन वेरियस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन द प्लांट एंड इट इज पास्ड ऑन टू द प्राइमरी कंज्यूमर। तो पहले सन से वो फूड प्रोड्यूस हुआ, फिर वो केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म किसको पास हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर से, और प्राइमरी कंज्यूमर खाना है सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए, है ना? तो वही फूड वेब, जो फूड चेन चलता है वैसे ही वो एनर्जी फ्लो हो रहा है, बस यही समझाना है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, फूड चेन क्या होता है, ये भी इजी है, रीड कर लो तो जल्दी से। फूड चेन पढ़ाने का जरूरत नहीं है मेरे को, जल्दी से मतलब एक एनिमल, जैसे कि ग्रास, ग्रास प्रोड्यूसर, तो गोट ग्रास खाता है, मैन गोट को,
प्रोड्यूसर प्राइमरी, इसमें हंसने का क्या, सेकेंडरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट। फूड वेब। सारे फूड चेन्स को इंटरकनेक्ट करेंगे तो कलेक्शन जो बनता है उसको फूड वेब बोलते हैं, ठीक है। अ फूड वेब इज सिमिलर टू अ फूड चेन, बट फूड वेब इज कंपैरेटिवली लार्जर देन द food chain. Occasionally, a single organism is consumed by many predators or it consumes several other organisms. Due to this, many trophic levels get interconnected. The food chain fails to showcase the flow of energy in the right way, but the food web is able to show the proper representation of energy flow as it displays the interaction between the different organisms. 2 मार्क्स के लिए पढ़ना है इसको, 5 मार्क्स में ये आने से रहा, तो सिर्फ स्टार्टिंग का 2 लाइन कर लोगे तो मोर देन इनफ होगा। क्लियर। फिर फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस जल्दी से, ये वाला देख लो, 2 मार्क्स से ज्यादा में पूछेगा नहीं है। जल्दी से रीड करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे फिर। यस। अगर याद है तो लिखो, नहीं याद है तो उल्टा सीधा मत लिखना, मत ही लिखना फिर। हाँ, जहाँ श्योर हो वही लिखा करो। क्या क्या बोले? हम्म। क्या? हम्म। मार खाओगे? अच्छा, मतलब तुम्हारे लोग जब तक हो तब तक हम रहे यहाँ। थोड़ा धीरे। लास्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें? 28 ही है, हो जाएगा 5-10 मिनट में।
ओह, पानी खत्म है मेरा। फाइन नहीं, हम लोग के कॉलेज में जो मतलब भवानीपुर में जो होता था वो होता था कि फिर लेने ही नहीं देता था 2-3 महीना तक, तुमको बैन कर देगा लाइब्रेरी से। हम लोग में ऐसा था। बुक खो दोगे तो फाइन है, बुक लेट देने से तुम्हारा नाम एक बार के लिए वो हो जाता है। हाँ, उतना दिन तक लाइब्रेरी में तुम नहीं जा सकते। तो तुमको फाइन लेगा फिर। अब तुम लाइब्रेरी में जाओगे जब भी तो तुमसे वो मांगेगा पुराना बुक। तुमने बुक लेके बेच दिए। तुम लोग का कॉलेज वैसा है। तुम लोग बुक लेते क्यों, पढ़ते हो तो फिर। ये राम मतलब खुद नहीं पढ़ो, दूसरे को भी पढ़ने मत दो, जिसको जरूरत है बुक का उसको भी ना मिले। ओ। ए बाबा। सर को बोला भी था, सर क्या बोले। हंस रहे थे। हाँ। ये बाबा, तुम लोग क्या ये सब करते हो। इंट- ये- इधर आओ तुम लोग, उफ। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द डेट्रिटिस फूड चेन। ये क्या होता है, डेट्रीवोर्स क्या होता है, देखो। डेट्रिटिस फूड चेन इज अ टाइप ऑफ फूड चेन दैट स्टार्ट्स विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनिज्म दैट फीड्स। जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे कौन फीड करते हैं, डेट्रीवोर्स, ठीक है। फिर उसको कौन खाता है, सेकेंडरी का। उल्टा जा रहा है यहाँ, मतलब प्रोड्यूसर से नहीं चालू होके उल्टा, समझ आया। ठीक है। डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। जो डिकम्पोज हुआ वो डेड प्लांट, डेड एनिमल, कुछ भी हो सकता है। डेट्रीवोर्स जैसे कि अर्थवॉर्म्स, ये लोग क्या खाना खाते हैं, यही तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ही तो जीते, तभी तो लोग डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे कि स्पाइडर, एंट, ये लोग अर्थवॉर्म वगैरह खाता है, ठीक है। फिर जो लार्जर इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स हैं, उन लोग स्मॉल एंट्स और ये सब चीज उनके, जैसे कि लिजर्ड देख लो, जहां इंसेक्ट दिखता है वहां उन लोग फट से पहुंचते हैं खाने के लिए, क्योंकि उन लोग का खाना है वो, ठीक है। डेट्रीवर्स क्या होता है ऑलरेडी समझ आ गया है, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। एग्जाम्पल में अर्थवॉर्म्स, बीटल्स, मिलिपिड्स, वुडलेस, ये सब आ जाएगा। फिर वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इन इकोसिस्टम, ठीक है। वाई शेप्ड, Y-shaped energy flow model depicts how grazing and detritus food chains operate simultaneously। कैसे, जैसे कि ग्रेजिंग फूड चेन, जो नॉर्मल फूड चेन होता है, हाँ या ना, ठीक है। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर से स्टार्ट हुआ, फिर नॉर्मल फूड चेन जो ऊपर पड़े थे, और ये है ये दोनों साइमल्टेनियसली कैसे चल रहा है, ठीक है। तो तुम इसीलिए इसको वाई शेप्ड बोलते हैं, मतलब एक जगह से चालू हो रहा है, एक जगह एक दूसरे की तरफ जा रहा है, और एक दूसरे की तरफ, ठीक है। वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल इज अ सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन हाउ एनर्जी मूव्ड थ्रू एन इकोसिस्टम। इट डिवाइड्स द इकोसिस्टम इनटू टू मेन पाथवेज। पहला ग्रेजिंग फूड चेन एंड दूसरा डेट्रिटस। बस उन दोनों को समझा देना और कुछ नहीं लिखना है। क्लियर है। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या हो गया। Ecological succession is the process by which the species that make up an ecological community change over time. It can occur after a new habitat is colonized and or after a disturbance alters an existing habitat. Primary succession occurs when new habitat is colonized such as after lava flow, ठीक है। तो जब लावा फ्लो होता है तो एक नया आइलैंड बन जाता है, जो फ्लो होके आया वो क्या पूरा एक
जैसे एरिया जैसा ही बन गया ना, तो इसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे। इन विच लिविंग थिंग्स कॉलोनाइज, मतलब कोई नया जगह उन लोग को मिल गया तो फिर उन लोग वहां पे जाके उसको कॉलोनी बना लिया, मतलब वहां रहने लगे, ठीक है। फिर सेकेंडरी सक्सेशन ऑकर्स आफ्टर द डिस्टर्बेंस। जो एग्जिस्टिंग है, मतलब ये एग्जिस्टिंग नहीं है, ये एग्जिस्टिंग हो रहा है अभी, मतलब नया कुछ फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, जो एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आ जाना, चेंजेस आ जाना, दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन बाय विच दी स्पीसीज लोग अपना एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी बनाते हैं जो कि ओवर टाइम चेंज होते रहता है, क्लियर है। और डिस्टर्बेंस जैसे कि क्या क्या, फॉरेस्ट फायर या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो गया, ठीक है, हाँ वही सब। ये सब तुम लोग सेम 2 में पढ़ोगे, ये सब जो क्वेश्चन है ना, सुनामी, अर्थक्वेक, ये। हाँ, नहीं क्लाइमेट नहीं, क्लाइमेट के हाँ काइंड ऑफ उसके रिलेशन में ही रहेगा। जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कैलेमिटीज को, जैसे नेचुरल कैलेमिटीज भी होता है और मैनमेड भी होता है ना कोई कोई। हाँ, नेचुरल डिजास्टर्स और मैनमेड डिजास्टर, जैसे कि मैनमेड डिजास्टर में भोपाल गैस ट्रेजेडी वाला केस। हाँ, हाँ वो भी मैनमेड डिजास्टर, तो ये सब चीज तुम लोग का सेम 2 के ही एनवीएस में है। हाँ, हाँ सुनामी भी उसी का एग्जाम्पल, उधर दोनों हो चुका है, नेचुरल भी और मैनमेड भी। सुनामी लेकिन उधर जो आया था वो बहुत तगड़ा था, मतलब बहुत, जापान में जब बिल्डिंग के ऊंचा ऊंचा लेवल तक का फ्लो था, वेव। बक वही बॉम्ब। तुम लोग पढ़े थे क्या ये पोयम 10 में, 9 10 में? तुम लोग का था ये, हम लोग में, हम लोग जब आईएससी जिन लोग होंगे उन्हीं लोग को पता होगा। डॉक्टर्स जर्नल एंट्री चेंज हो गया था ना, हम लोग का कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स था, उसके बाद शायद तुम लोग के टाइम तक में चेंज हो गया था। हाँ चेस्ट हो गया, अभी ट्रेजर चेस्ट है, पढ़ाते हैं ना हम, तो ट्रेजर चेस्ट है अभी, हाँ। थोड़ा धीरे, क्योंकि ऑनलाइन हो गया ना सब। इतना भरोसा है इसको। अभी मेरा टाइम है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को नेट क्लियर करना है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी इकोलॉजी। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है पता है, कंसिस्ट ऑफ ऑल दी स्पीसीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी मतलब वेरियस स्पीसीज को मिला के सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉपुलेशन को, उसको कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी इकोलॉजी इंटरेक्शन बिटवीन दी स्पीसीज इन दी कम्युनिटीज ऑन मेनी स्पैटियल एंड टेम्पोरल स्केल। सबका ना डेफिनेशन कर लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इकोटोन है।
इसका मतलब जोन ऑफ जंक्शन और अ ट्रांजिशन एरिया, दो बायोम्स के मतलब दो इकोसिस्टम के बीच में, जैसे कि फॉरेस्ट और डेजर्ट, दोनों अलग अलग, तो उसके बीच का जो जगह हुआ वो इकोटोन हुआ। क्लियर है? जो कनेक्ट कर रहा है दोनों को, समझ आया? बीच, तो वो तो अलग हुआ ना, वो एरिया का बात कर रहे हैं हम, फॉरेस्ट डेजर्ट, ठीक है, नॉर्मल प्लेन लैंड डेजर्ट, ठीक है, तो उसके बीच कुछ तो कनेक्ट करता है ना उसको, दैट इज ओनली इकोटोन, वो जोन है, जंक्शन बिटवीन दोज टू स्पेसिफिक एरियाज, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में ग्रासलैंड होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के बीच में एस्चुरी होता है, ड्राई एंड वेट के बीच में रिवर बैंक, जैसे तुम बोले एक ड्राई पार्ट हो गया उसके बीच में रिवर बैंक होता है, क्लियर हुआ? वो चीज उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। एज इफेक्ट क्या होता है, ये सब ना सिर्फ और सिर्फ यही करना डेफिनेशन, ठीक है। एज इफेक्ट रेफर्स टू चेंज इन द पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट ऑकर्स एट द बाउंड्री ऑफ द टू हैबिटेट्स, मतलब पॉपुलेशन में जो इको स्ट्रक्चर में जो चेंज आ रहा हो, कम्युनिटी स्ट्रक्चर में, इकोटोन वाले एरिया में, उसको एज स्पीसीज बोलेंगे। हैबिटेट मतलब जो एक स्पेसिफिक फिजिकल प्लेस में रहता हो। Ecological niche matlab, the word niche come from the which means to nest. Niche refers to the unique functional role and position of a species in its habitat or ecosystem. Can be defined as the, हाँ, जिस जिस एरिया में, जिस सराउंडिंग में तुम हो, तो तुम वहां के हैबिटेट हुए ना, मतलब तुम उसमें अपने आप को क्या कर रहे हो, अडेप्ट कर रहे हो उस इकोसिस्टम में, ठीक है। हैबिटेट हुआ एक्चुअल प्लेस ऑफ द इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में सब कुछ आ जाता है, ठीक है, जो वो जगह है जो, वो हैबिटेट। और हाँ, ठीक है, और इकोसिस्टम में सब कुछ हो गया, लिविंग नॉन लिविंग सारा फैक्टर्स, ठीक है, तो इसीलिए इकोसिस्टम और हैबिटेट को आप कंफ्यूज मत करना, दोनों एक नहीं है, ठीक है। फिर पिरामिड है, ये पिरामिड देख लो एक बार, ये जो ऊपर पढ़ा है ना, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, पढ़े थे ना ऊपर, ये था पिरामिड ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास, दैट इज द टोटल लिविंग बींग्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये वोकैबलरी दिया हुआ है, इसमें सारा चीज का डेफिनेशन है, एक बार रीड कर लेना, ये भी चैप्टर हो गया। बस आज इतना ही करेंगे, पांच पांच, कल तीन करवाएंगे, जिसमें से कि एक बहुत इजी है। पॉल्यूशन बहुत इजी है, क्योंकि वो पढ़ाने का कुछ है ही नहीं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, यही सब चीज है उसमें, तो वो फटाफट हो जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत इजी है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, बायोडिग्रेडेबल, ये सब चीज है उसमें, ठीक है। स्किप क्या, पांचों पढ़ लेना, हम तो बोलेंगे, क्योंकि क्या होगा कि कम से कम सारा तो अटेम्प्ट ले पाओगे ना, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, उसके बाद कल ये तीन चैप्टर कल करेंगे, फिर परसों इंग्लिश, ठीक है। कल एक से 3 बजे तक में ही हो जाएगा, 4 तक का लगेगा ही नहीं क्लास। देखते हैं, कल लेट से रखवा लेंगे थोड़ा, हैं? मतलब शाम में उतना देरी थोड़ी बैठ पाएंगे, घर जाके पढ़ाना रहता है हमको। तो हम 2 बजे तक करेंगे क्या? देखते हैं, सर से बात कर लेंगे एक बार। कल भी तुम्हारा क्लास है? देखते हैं, ठीक है, चलो अब। बाय।